ट्रीट करिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। स्वागत आपका करता हूं सब मेहमानों का। हमारे साथ एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एस बेल साहब हैं। बेल साहब, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी अस्थाना साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। सर, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ इंडियन नेवी से कैप्टन श्याम कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। दोस्तों, आज की तारीख आप याद रखिए। आज है 4 मई। पहलगाम का हमला हुआ था। आज है 4 मई और हमला हुआ था 22 अप्रैल को। कितने दिन बीते आज उस हमले का 12वां दिन है। और ये 12वां दिन कहर का दिन होता है। ये पाकिस्तानी सबसे अच्छे से समझते हैं। पुलवामा का हमला याद कीजिए और उसके बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक याद कीजिए। ठीक 12वें दिन पुलवामा के हमले के बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो गई थी। और अब जरा यहां से जोड़िए आप जो पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान आपने रात के 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने कि 36 घंटे में भारत हमला करने वाला है, 48 घंटे में भारत हमला करने वाला है। दरअसल वो इसी 4 और 5 मई की रात के खौफ में जी रहे हैं। ये जो आज की रात है, आज का दिन, आज की रात और कल का दिन, पाकिस्तानियों को यह लगता है कि भारत जरूर हमला करेगा और आज से कल के बीच में करेगा। ये मैं आपको पाकिस्तानियों की सोच बता रहा हूं। भारत क्या करेगा मुझे नहीं पता, कब करेगा, कितना करेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन पाकिस्तानी इसी खौफ में जी रहे हैं। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में दहशत है पाकिस्तान में। यह उनके सारे बयानों में, तैयारियों में दिखाई दे रहा है। उनकी सारी सेनाएं मोबिलाइज्ड हैं। जगह जगह शहरों में सायरन लगा दिए गए तेज आवाज के कि कहीं बॉम्बार्डमेंट करने के लिए भारतीय वायुसेना के जहाज आ जाएं तो वो शोर मचा करके अपने देशवासियों को अलर्ट कर सके। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, घड़ियां आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के नेता बौखलाते जा रहे हैं। इसी खौफ में पाकिस्तान के सारे हुक्मरान गीदड़ भभकी दे रहे हैं। और अब तो उनका जो सेना प्रमुख है जनरल मुल्ला आसिम मुनीर, वो भी बाहर निकल आया है। पहले टैंक पर चढ़कर अपने फौज के लोगों से बात कर रहा था, उनको भाषण दे रहा था। और उसके बाद एक कोर कमांडर्स की मीटिंग भी उसने की। और बाकी लोग किस काम में लगे हैं पाकिस्तान में? एटम बम की धमकी देने में। अब पाकिस्तान एक राजदूत ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। यह ताजा घटनाक्रम है। पाकिस्तान के जो राजदूत हैं अमेरिका में, इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की फौज का और हमारे पास पाकिस्तान के रक्षा के लिए जितने हथियार हैं, फुल स्पेक्ट्रम जो हमारे पास है, हम उसका उपयोग करेंगे। और फुल स्पेक्ट्रम का मतलब आता है उसमें यह न्यूक्लियर वेपन भी आता है। पाकिस्तान के नेता बयानबाजी में इस कदर मशगूल हैं कि जमीनी सच्चाई भूल गए। सच्चाई यह है कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान 4 दिन भी जंग नहीं लड़ सकता। यह एक जानकारी आई है कि 4 दिन से ज्यादा जंग लड़ने का सामान उसके पास है ही नहीं। सरेंडर के केवल लायक बचेगा, क्योंकि 4 दिन से ज्यादा जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है उसके पास। ऐसी हालत में पाकिस्तान भारत का किस कदर मुकाबला कर पाएगा, हम इस सब पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर से करता हूं। आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह साहब। वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास में चल रही है। और इससे पहले कल शाम को, देर शाम को, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अब एयरफोर्स के चीफ का प्रधानमंत्री से मिलना, यह अपने आप में भारत की तैयारियों के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। और इसका असर भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। और यह सामान्य घटनाक्रम बिल्कुल नहीं। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा इन 10-11 वर्षों में कि भारतीय वायुसेना के चीफ अलग से मिले, भारतीय आर्मी के चीफ अलग से मुलाकात कर रहे हैं, नेवी चीफ अलग से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी अहम बैठक प्रधानमंत्री ने की थी जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, सीडीएस थे और रक्षा मंत्री थे। वो मीटिंग बड़ी क्लियर थी कि आप अपनी रक्षा की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर के आपने अपने सुरक्षा से जुड़े सबसे अहम ओहदेदारों को बुलाया। लेकिन उसके बाद जब ये एक एक करके सेना प्रमुखों से प्रधानमंत्री का मिलना है, ये तो साफ बता रहा है कि प्रधानमंत्री अपडेट ले रहे हैं उनसे, ये जानकारी ले रहे हैं कि आपकी सेना कितनी तैयार है, वायुसेना हमारी कितनी तैयार है, हमारी एयरफोर्स की, नेवी की जो तैयारियां हैं वो कहां तक पहुंच चुकी हैं। अब इसकी डिटेल्स तो कभी का बाहर आएंगी नहीं कि उस बैठक में क्या हुआ, लेकिन ये मैसेज जरूर बाहर चला जाता है और पाकिस्तान को सबसे पहले मिलता है
कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अपनी सेना प्रमुखों से अलग अलग करके मुलाकात कर रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है ये हम समझेंगे। पहले मैं चाहूंगा जनरल अस्थाना हमें बताएं सर, प्रधानमंत्री का अलग अलग सर्विस चीफ से मिलना, इसका सबसे बड़ा जो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि ये दर्शाता है कि भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वाक्य को कितना सीरियसली ले रही है और इस सिचुएशन को कितना सीरियसली ले रही है। और इसी मुताबिक जाहिर है कि हर किस्म का परामर्श हो रहा होगा, क्योंकि जैसा देश के सामने दुनिया भर की ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए जो देश के हित में हो, जाहिर है कि इस तरह की सलाह मशवरा जरूरी है। तो इसको इस लेवल पर सामान्य ये यूजुअल तो नहीं है ना? ये यूजुअल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से जब भी प्रधानमंत्री मिले हैं नॉर्मली सीसीएस की मीटिंग में मिले हैं या जो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें मिले हैं। और अक्सर ऐसी बात मिले भी हैं कई बार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी सिचुएशन के मुताबिक। आज की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग्स ये दर्शा रही हैं कि हर चीज को सोच समझ के एक डिसीजन लेने की तरफ जो पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की एक साथ आगे बढ़ रही है। अब ये जो तस्वीर चल रही है, ये अभी जो 3-4 दिन पहले सारे सर्विस चीफ की, सीडीएस की, रक्षा मंत्री की जो मुलाकात हुई थी एनएससीडी में थे, वो तस्वीर चल रही है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन कल नेवी चीफ से मिलना, अब एयरफोर्स चीफ से मिलना। एयर कमांडर साहब बिल्कुल, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं अस्थाना सर ने, लेकिन इसमें मैं एक दो चीजें थोड़ी सी एयरफोर्स ओरिएंटेड जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले जो दर्शाया इन्होंने, जैसे कहा पॉलिटिकल विल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियरली दिख रहा है पाकिस्तान के अंदर कि यहां पे हमारी प्राइम मिनिस्टर इज द की फिगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पे उनका आर्मी चीफ है। वो बताता है कि शहबाज शरीफ को कि जाओ चीन के एम्बेसडर से मिलो या फिर मिलो टर्की के एम्बेसडर से। दूसरी चीज, कितना सीरियसली हम ले रहे हैं इस थ्रेट को। तीसरी चीज, हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। क्या भारतीय वायुसेना आज पूरी तरह से रेडी है, कोई डिप्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्रिटिकल डेफिशिएंसी है जिसे जल्दी से पूरा करना है। और यही समय होता है जो चीफ के साथ वो पर्सनली मीट करते हैं, तो वो बता सकता है कि देखिए इस चीज को अगर आप दे दे तो जो हमारे ऑप्शंस भी हम चूज कर रहे होंगे, देखिए ये इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स है, इसी वजह से तीनों सर्विसेज के चीफ को मिल रहे हैं। दूसरी चीज, उनके तीनों को रोल क्या होगा उस ऑप्शन के अंदर, उसकी भी फाइनलाइजेशन चल रही होगी स्ट्रेटजी में। और आखिरी चीज, अगर उस रोल के लिए अगर कोई भी क्रिटिकल डेफिशिएंसी है, उसको कितनी जल्दी हम फिल कर सकते हैं। सर देखिए, आप एक्सपर्ट्स हैं, मुझे खबरें कवर करते हुए ये घटनाक्रम बड़ा अनयूजुअल लग रहा है कर्नल साहब। हमारे यहां तो बड़ा लेयर्ड सिस्टम है सिक्योरिटी अपैरेटस जो हमारा है। सर्विस चीफ्स के और प्रधानमंत्री के बीच में बहुत कुछ होता है और मतलब लेयर्स, काफी लेयर है। सीधा प्रधानमंत्री का सर्विस चीफ से मिलना। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ये इवेंट अपने आप में आप बोल रहे हैं कि यूजुअल है या नहीं है, अनयूजुअल है, ये एक्चुअली ना बहुत सीरियस बात है। इट इज, जिसको बोलते हैं ना यूजुअल अनयूजुअल, तो ये हो गया कि आम और अनाम। मैं इससे ऊपर वाले लेवल पर ले जा रहा हूं आपको। ये बड़ा सीरियस मैटर है। सीसीएस मीटिंग हो जाए कोई बड़ी बात नहीं होती है, देश की सुरक्षा का बात है, तो इसलिए सबको पता है। तीनों चीफ और सीडीएस इकट्ठे मिलने रक्षा मंत्री के साथ, ये दिखाता है कि हम सब मिलकर क्या करने वाले हैं। मेरा अपना आकलन है कि जब एक के बाद एक चीफ मिलते हैं तो उनसे ये एक अकाउंटेबिलिटी आती है कि जो चीज डिसाइड हुई है कि आप उसके लिए काबिलियत रखते हैं या नहीं, उसके लिए आप कुछ आगे कुछ कर सकते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह होती है ऐसी चीजों में कि जब एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करता है तो ये सिर्फ पॉलिटिकल विल नहीं दिखा रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर कि मैं भी अकाउंटेबल हूं, तुम भी अकाउंटेबल हो। हम दोनों ने मिलकर अपने देश की अकाउंटेबिलिटी लेनी है। कहीं इफ्स एंड बट्स नहीं आने चाहिए अगर कोई डिसीजन होता है। आप अपने उस डिसीजन से आगे कितना जा सकते हैं वो काबिलियत। अकाउंटेबिलिटी मतलब हमने कुछ निर्णय लिए थे, कहां तक पहुंचे आप? नॉट ओनली कहां तक पहुंचे, उससे और आगे क्या कर सकते हो, आपकी काबिलियत क्या है। हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पिछले बार जैसे श्याम सर और हम बात भी कर रहे थे पहले कि पिछले वाले स्ट्राइक्स में नेवी को आपने इग्नोर कर दिया एक तरह से, वो बुरा माने हुए थे। इस बार क्या कर लेंगे? देखिए, ये बड़ी, हालांकि मैंने मजाकी तौर पर बोला है लेकिन बड़ी सीरियस बात है। आज अगर नेवल चीफ मिल रहा है अलग से तो वो एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव दे रहा है जो उसका अपना है। एक होता है जॉइंट। इस समय अगर हम चारों लोग बातें कर रहे हैं तो हमारे जॉइंट पर्सपेक्टिव है देश,
लेकिन अगर आप एयरफोर्स के सर से बात करेंगे तो वो एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। अगर आप आर्मी वाले और नेवी वाले से बात करेंगे तो उसका फोकस कोई और होगा। आई थिंक आज की तारीख में दुनिया, देश और चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर एक बड़े ही सेट एजेंडा पर काम कर रहे हैं कि लिमिट, स्काई इज द लिमिट। ठीक, कैप्टन साहब एक कमेंट आपका भी इन मुलाकातों पर। बिल्कुल, मेरा कमेंट बहुत ऐतिहासिक है। हमें 1971 नहीं भूलना चाहिए। कई चीजें हमने चेंज की है अपने सिक्योरिटी हायर एचलॉन्स में। हमने सीडीएस बनाया, हमने एनएससी बनाया, हमने एनएसएबी बनाया, हमने 3-4 टायर सिस्टम बनाए हैं। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे ऑपरेशनल कमांडर जो हैं वो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ हैं, और यही उनकी अकाउंटेबिलिटी है। हमारे सिस्टम बनी जरूर है, पर उन सिस्टम्स के साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी और फील्ड मार्शल मानिक शॉ का वो ऐतिहासिक मीटिंग जब उन्होंने 5 महीने युद्ध टाल दिया था, तो इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। एक अपडेट दे दूं सर मैं, बस ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। आप जब हम आपसे बात कर रहे हैं ये मुलाकात खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री की और वायुसेना प्रमुख की मुलाकात खत्म हुई है। कल नेवी चीफ से उनकी मुलाकात हुई थी। जी सर। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कई बातें ऐसी होती हैं जहां हम सीसीएस और सीसीपीए में बातें करते हैं, जहां कई तरह की इनपुट्स आती हैं, स्पेसिफिक इनपुट्स, स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक पनिशमेंट्स। अगर बात करनी है तो वो ऑपरेशनल कमांडर के साथ ही की जाती है। इसमें एक चेंज मैंने जरूर देखा है कि एनएससी, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे एनएसए, वो कल की मीटिंग में प्रेजेंट थे। आज की मीटिंग में ये नहीं पता है कि एनएसए है या एयर चीफ डायरेक्टली मिल रहे हैं। क्यों डायरेक्टली मिल रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है इसमें, क्यों जरूरत है सीक्रेसी की, ये हम समझते हैं। और उसको प्रभाव में लाना पूरा देश और पूरा विश्व समझ रहा होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम को और ऑपरेशनल रेडीनेस को और सीरियसनेस को, कि किस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक तरह से आकलन है, तैयारी है, और ऐसे मिशन की तैयारी है जो कल्पना से परे है। सर, पाकिस्तान तो माने बैठा है कि हमला होने वाला है मेरे पास आज या कल। आज जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पहलगाम हमले का आज 12वां दिन है, और अब पिछला जो उदाहरण है 12 दिन पुलवामा के 12वें दिन अटैक हो गया था। बिल्कुल, अभी पाकिस्तान को जो ये मजे की बात यह है, भारत की तरफ से किसी भी ओहदेदार ने, जो भी पॉलिटिकल हायरार्की या मिलिट्री हायरार्की वाला है, उसने ये नहीं कहा कि हम अटैक कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने मान लिया और उनके सारे लीडर्स बोल रहे हैं कि अटैक इज इमिनेंट, मतलब अभी आने वाला है अटैक। तो ये जो कहानी है, इसका ये दर्शाती है कि जो हमने बोला था या प्रधानमंत्री ने बोला था, वो तो ये बोला था कि टेररिस्ट और उनके परपिचुएटर, उनके आका को दुनिया के जिस कोने में भी जाए वहां तक हम उनको मारेंगे। अब उसी को आप ट्रांसलेट कीजिए, आका वही हैं तो उन्हें डर लग रहा है, और उन्हें ये लग रहा है कि नहीं ये तो हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर अंदर तो उन्हें भी पता है ना कि हम ही हैं वो जी। तो इसलिए वो अब दूसरी चीज ये कि इनकी एक स्ट्रेटेजी रही है, ये बात को मैं जरा 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि इनका ये है कि भाई हम टेररिस्ट अटैक करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान को नीचा दिखाएंगे, और उसके बाद में जब हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तब हम या तो अमेरिका या चीन के पास चले जाएंगे, या बोलेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, क्योंकि और तो ताकत है नहीं, कन्वेंशनली हम नहीं लड़ सकते, ये इनको पता है। अभी एग्जैक्टली ये वही करना चाह रहे हैं। वो बात दूसरी है कि इस दौरान बहुत कुछ चेंज हो गया है। हमने बालाकोट में उसका जो ये ब्लैकमेलिंग था, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, उसके ऊपर पर्दा उठा दिया है, और उसी के साथ साथ हमने अपनी न्यूक्लियर क्षमता भी बढ़ाई है। और जो ये न्यूक्लियर वाला जो कार्ड है, ये हमने अभी देख लिया, 3 साल से ये शुरू हो रहा था कि ऑल फोर्सेज विल बी यूज्ड, तो ऑल फोर्सेज विल बी यूज्ड में ऐसा नहीं है कि सर, लेकिन ऐसा लग रहा है इन्होंने तो कोई टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि पहले ये वाला मंत्री बोलेगा, फिर ये बोलेगा। न्यूक्लियर की बात, एक ही बात रटी रटाई लैंग्वेज में एक के बाद इनका आदमी बोल रहा, मंत्री सब बोल के चुप हो गए। तो आप पाकिस्तान का राजदूत है रूस में, उसने ये बात कहनी शुरू कर दी कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे भारत ने अगर पाकिस्तान को कमजोर समझा तो। पाकिस्तानी राजदूत है मोहम्मद खालिद जमाली, ये एक रूस के टीवी चैनल से इंटरव्यू करते हुए बात कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इस्लामाबाद पूरी ताकत से जवाब देगा, फिर चाहे वो न्यूक्लियर ऑप्शन ही क्यों ना हो। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, इनके आईएनबी मिनिस्टर, सब जितने कैबिनेट में सब न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुके हैं। सुनिए अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ पावर, कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर। सर देखो, इसको बोलते हैं पढ़ी पढ़ाई, एक स्क्रिप्ट दी गई है, उसको आपने पढ़ के रट के बोल दिया है। तो मैं उसका प्रूफ देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान प्रूफ हमेशा मांगता है, काफी और लोग भी मांगते हैं।
जब उन्होंने कन्वेंशनल बोला, आप उसको रीडू करके देखिएगा, तो उन्होंने क्लैरिटी से बोला। और उसके बाद जो न्यूक्लियर बोला वो इतनी दबी जबान में बोला, क्योंकि एक्चुअली मैं सच बात बता रहा हूं आपको, डिप्लोमेट्स आर नॉट सपोज टू टॉक लाइक दिस। डिप्लोमेसी की लैंग्वेज ही यही होती है कि बिना बोले आप सब कुछ बोल पाए। कन्वेंशनल एंड अदर्स बोला होता तो मैं समझ जाता। मैं देखिए थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब आपको न्यूक्लियर बोला है आपने और एक दबी जबान में बोला है, इसका मतलब आपके पास इंस्ट्रक्शन आई है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आप अपने उन बड़े मिलिट्री आकाओं को भी एक तरीके से प्लीज कर रहे हैं, मुनीर को, कि देखिए जी मैंने आपका वाला एजेंडा सेट कर बोल दिया। हालांकि एज अ ट्रेनिंग, एज अ कन्वेंशन, डिप्लोमेट्स डोंट स्पीक लाइक दिस इज नॉट अ डिप्लोमेट स्पीकिंग। ये हो नहीं सकती सर। मैंने आपको बोला ना, डिप्लोमेसी की भाषा मैं आपको बता रहा हूं, कन्वेंशनल एंड अदर्स, इट कन्वेज एवरीथिंग। कन्वेंशनल के अलावा होता क्या है? देखिए बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हैं अभी हम। सो ये श्रीमान जी जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं कि दे आर न्यूक्लियर ऑप्शन इज ओनली अ मैटर ऑफ डेटरेंस। अब पाकिस्तान आर्मी कर ही यही रही है कि डेटरेंस 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 दिखाओ, बार बार बोलो, बार बार, नहीं तो भाई साहब। अब जिस प्लेटफॉर्म पर ये बोले, अब ये एम्बेसडर हैं रूस में, उनके टीवी चैनल को ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए न्यूक्लियर वेपन्स जैसे बात कर रहे थे, वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू तब तक है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ होता है। अभी कारगिल का युद्ध हुआ था तो उनको यह लग रहा था कि कारगिल द्रास को हम ऑक्यूपाई कर लिया है तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर भारत कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन भारत ने अंत तक रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से इनको अमेरिका भागना पड़ा, इनके लीडर्स को, और रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि हमारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को वहां से निकलने दिया जाए। और साथ साथ में जब हम अमेरिकन एसोसिएशन देखते हैं, वो लोग क्लियरली, साइंटिस्ट ने बताया कि भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स है जिनकी क्षमता 12 से 40 किलो टन है। नॉट इवन दैट, हमारी यील्ड भी उनसे सुपीरियर है, हमारी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, हमारा जो ट्रायड है, जैसे कि हवा से अटैक करना या जमीन से अटैक करना या फिर न्यूक्लियर सबमरीन से, जो कहीं भी अरेबियन सी में हो सकती है, K4 मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि फर्स्ट स्ट्राइक के बाद भी हम इनको अच्छी तरह से अभी तक ये बातें ये पाकिस्तान में बैठ के बयान दे रहे थे जी। अब ये बड़े मुल्कों को, खासकर वेस्टर्न मुल्कों को, उनकी राजधानियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं खुद भी हाई कमीशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश में 3 साल तक काम कर चुका हूं। एक स्ट्रैटेजी आती है जो हमारी साइड से तो पॉलिटिकल साइड से आती है, इनकी साइड से आर्मी ऑफिसर्स, इनफैक्ट मैंने वहां क्लियरली देखा था कि डिफेंस एडवाइजर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं कि एम्बेसडर को आपने क्या बोलना है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो उनके एडमास्टर्स हैं वो डिफेंस एडवाइजर से पूछते हैं, कर्नल साहब से या ब्रिगेडियर साहब से, मैं ये बोल रहा हूं। तो अगर ये स्ट्रैटेजी है तो ये स्ट्रैटेजी मुनीर की बनाई हुई है, और ये स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस करने के लिए पूरे देशों में, अमेरिका में भी इन्होंने यही स्पीच दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ऐसी ही बातें करते हैं। कौन से देश है जिसके साथ इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, और ये एंड में स्टेटमेंट देते हैं कि नो कंट्री वांट्स अ न्यूक्लियर वॉर, और हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे। लेकिन आप किसी भी अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट को देखें, चाहे वो क्रिस्टीन फेयर है या कोई भी, सबने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान विल नेवर यूज अ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि पाकिस्तान का अगली खबर जो बता रहा हूं वो सीधे इससे जुड़ी हुई है कि ये न्यूक्लियर धमकियां रोजाना क्यों एक बुलेटिन की तरह पढ़ रहा है पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए, यानी पूरा युद्ध हो जाए, तो पाकिस्तान 4 दिन भी अपनी सेनाओं को खुराक नहीं दे सकता, मतलब एम्यूनिशन नहीं दे सकता। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को डर यही है कि भारत ने अगर हमला कर दिया तो कहां से और कितने बड़े एरिया में हमला करेगा। इसके लिए उसके मंत्री और नेता जो है वो बार बार ये न्यूक्लियर की बात कह रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है 4 दिन का एम्यूनिशन नहीं है पाकिस्तान की फौजों के पास। अगर फुल, जिसको वो कह रहे हैं कि हम अपने सब कुछ झोंक देंगे, अगर इन्होंने वाकई सब कुछ झोंक दिया जंग में, तो 4-5वें दिन उनके पास अपनी तोपों के अंदर गोला नहीं होगा डालने के लिए। और उसकी बहुत सारी डिटेल्स आई, और ये हमारे प्रोग्राम में इतने सीनियर मेहमानों के आने का फायदा ये है, जो बात रिपोर्ट में आती है बाद में वो पहले आपको बता चुके होते हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा आप में से किसने, लेकिन आपने बताया था कि ये यूक्रेन को हथियार बेच रहा था, यूक्रेन को शेल्स बेच रहा था पाकिस्तान। आज वो रिपोर्ट आई है, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट, वो कह रही है कि पाकिस्तान ने अपना सारा गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया पैसा कमाने के लिए, और आज उसकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां 4 दिन से ज्यादा की प्रोडक्शन नहीं कर सकती, कितना भी तंग लगा ले।
सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां पाकिस्तान की मिलके 4 दिन लड़ाई के बाद खाली हो जाएंगी। उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 5वें दिन का आयुध जो होता है, एम्यूनिशन जो होता है, वो बना करके अपनी सेनाओं को दे सकेंगे। जनरल साहब, बिल्कुल, ये जो एक कहा जाता है कि एक कैपेसिटी होती है, जब तक आप कोई चीज़ खुद नहीं बना रहे हैं और किस तादाद में बना रहे हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है, जिसको सर्ज कैपेसिटी हम लोग कहते हैं। भारत में अगर आपने देखा होगा आज के न्यूज़पेपर्स में, तो सब जितने भी DRDO और जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको सबको जो अभी बोला गया है कि भाई लॉन्ग लीव वाले सारे वापस आ रहे हैं, क्योंकि इसको हम ये चीज़ें हम खुद बनाते हैं और इसकी हम सर्ज कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और ये भी एक संदेश जाता है कि भारत जो है जब भी कोई भी ऑप्शन लेगा, जैसी भी ऑप्शन लेगा, लेकिन तैयारी हम लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की समझ में आ जाना चाहिए कि भारत की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है आज की डेट में वो कितनी ज़्यादा है और कितना लंबा वो सस्टेन कर पाएगा। इसी चीज़ से ये लोग घबराए हुए हैं और बार बार ये न्यूक्लियर की बात करते हैं। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। एक हमारा डिस्कशन हो रहा था इंस्टीट्यूट में और इनके एक एयरफोर्स के जनरल है, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कितना लगता है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा एग्जिस्टेंस थ्रेट से बचने का एक ही तरीका है, न्यूक्लियर ऑप्शन, इसके अलावा तो हम नहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, वही मैं आपको इस खबर की कुछ और डिटेल देता हूं। 2023 में सिर्फ फरवरी और मार्च में पाकिस्तान ने 2,30,000 से ज्यादा जो एम्यूनिशन के गोले, तोपों के गोले होते हैं, वो एक्सपोर्ट कर दिए। रूस और यूक्रेन वॉर के दौरान पाकिस्तान ने यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी के गोले और कई मोर्टार और कुछ हथियारों की और गोलियों की, बुलेट्स की सप्लाई की। इस तरह की सप्लाई पाकिस्तान ने इजराइल को भी की। वैसे ये इजराइल को तबाह करने की कस्में खाते हैं, लेकिन इजराइल को वेपन भी देते हैं। नतीजा यह कि पाकिस्तान ने कमाई तो कर ली, अब लड़ने के लिए उसके पास गोला बारूद खत्म हो गया है। कैप्टन साहब, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये अपने आप को किसी तरह से बचा रहे हैं। जो परिस्थिति इनकी पिछले 4 सालों से है, उसमें 5 सालों से करीब करीब ये इनका मनोबल टूट चुका है, इकोनॉमी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इस कारण से, और युद्ध का कोई उन्हें डर नहीं था। ऐसा पिछले 2 सालों से ऐसा माहौल हमने करीब करीब 5-6 सालों से कहिए, हमने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि हमारी जो कन्वेंशनल लड़ाई है, इसका कोई माहौल नहीं बन रहा था हमारे एरिया में। ऐसा कोई टेंशन भी नहीं हमने बहुत ज्यादा डेवलप किया है। हमारी सेनाएं भी अपनी अपनी LOC पे अपनी अपनी जगह, और क्रॉस फायर बहुत कम हो रहा था। तो उस हिसाब से उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया और दुश्मन जैसे इजराइल देश को भी उन्होंने गोला बारूद दी, और ये उन्होंने जेलेंस्की को भी दिया। तो ये तो एक तरीके का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर कंट्री अपने हिसाब से काम करता है। आज की जो बात है, तो पहले दिन से जो उनका रिएक्शन है वो इसी तरह इंगित करता है कि वो खौफ में है। रात को, दिन को, सुबह, और आर्मी ऑफिसर से लेके पॉलिटिशियंस तरह तरह के बयान दे रहे हैं, डरे हुए बयान, और गुहार लगा रहे हैं सब जगह कि इसको रोका जाए। देखिए, अभी उन्होंने आज ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्पेशल मीटिंग करने की बात की है, क्योंकि वो अस्थायी सदस्य है और वो कुछ दिनों के बाद इसकी अध्यक्षता भी करने वाला है। तो वो वहां भी अपनी प्रोटोकॉल बनाना चाहता है। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। और आज पहलगाम आतंकवादी हमले को 12 दिन पूरे हुए हैं, और ये 12 और 13 के दिन की जो बीच की रात है, ये पाकिस्तान में कयामत की रात है। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने आपको बताया था, उन्हीं के मंत्रियों ने रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को जगा करके कि 36 घंटे में भारत हमला करने वाला है। वो 36 घंटे आज पूरे हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को उनकी सरकार ने दहशत में डाल दिया है कि भारत आज की रात हमला कर सकता है हमारे ऊपर। पूरे पाकिस्तान में सायरन लग गए हैं कि किसी भी अगर भारत करता है हमला, तो उस सूरत में सबको आगाह किया जा सके। भारत वहां एक ऑल पार्टी मीटिंग भी आज होने जा रही है, उसकी खबर मैं आपको दूंगा। और लाइन लगा के पाकिस्तान के सारे नेता एटम बम वाली लाइन दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक मुख्य सलाहकार हैं, इन्होंने अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। इनका नाम है राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री भी हैं। इन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ में कहा कि वो पक्का मुसलमान है, मुनीर में देश के लिए जान देने का जज्बा है। पाकिस्तान में आर्मी का हौसला टूटा हुआ है और अपने देश में आर्मी चीफ मुनीर का विरोध हो रहा है। ऐसे में राना सनाउल्लाह ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफ से ये एक संदेश देने की कोशिश की है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए तो विलेन है ही, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के लिए विलेन है, उसको रातों रात हीरो बनाने की कोशिश की है। मर्दे मोमिन है कर्नल साहब, पक्का मुसलमान है और हाफिज कुरान है। हम तो पहले कह रहे हैं ये मौलाना है, कई आर्मी चीफ बना हुआ है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अब मर्द मोमिन है या नहीं है मुझे नहीं पता,
वो मर्द वाला पार्ट छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी आप ले लीजिए, ये मेरा अपना ऑब्जर्व, क्योंकि जिस तरीके से एक आर्मी चीफ को अपना कंडक्ट करना चाहिए। देखिए, आर्मी में हमारा होने का सबसे बड़ा हमें घाटा ये होता है, आर्मी के किसी अफसर, किसी सेना के ऊपर अगर कोई गलत कमेंट आता है ना, तो दुख हमें होता है कि यार, क्योंकि वी ट्रीट के सारी आर्मीज जो हैं प्रोफेशनल हैं, अच्छी हैं, पॉलिटिकल नहीं है, रिलीजियस नहीं है। जब हम देखते हैं कि एक आर्मी चीफ मौलाना के तौर पर बोल रहा है, उसके बारे में उसकी संसद में कहा जा रहा है कि अगली अजान भी वही देगा, ये भी आप देखिए। लेकिन अगर आप मुझे 10 सेकंड दें तो मैंने आपका पिछला वाला जो सवाल था वो मेरे पास रह गया। आपने कहा था कि उनके पास 4 दिन से ज़्यादा एमनेशन नहीं है जी, ठीक है ना, क्या प्रूफ है? अब पाकिस्तान तो यही बोलेगा ना। बिल्कुल। दूसरी बात, बोले जी हमें तो दिख ही नहीं रही कोई कमी है, वो ये भी बोलेगा। बोले हमें सुनाई नहीं पड़ा आज तक कि कभी कम है, आपने बोल दिया, ये आपका चैनल बोल रहा है। मैं चाहूंगा कि बाजवा साहब की वो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड जो है वो चलाई जाए जहां उन्होंने बोला था एज अ। सो प्रूफ जो मांगते हैं ना आजकल, इस पर निष्पक्ष जांच हो जाए। ठीक इनसे पहले वाले चीफ। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, उस पर निष्पक्ष जांच हो जाए, ज्यादा बड़ी बात है। ये एमनेशन गया कहां? जैसे आपने बताया कि चलिए जी यूक्रेन चला गया। यूक्रेन क्यों चला गया? इसलिए चला गया, ये इकोनॉमी में कोई इजाफे के लिए नहीं गया था, क्योंकि उसका 30% आर्मी को जाता है, आर्मी के जर्नल्स को जाता है, इसलिए उन्होंने उस समय अलाउ किया कि चलिए जी जाने दीजिए। और वैसे भी एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है पाकिस्तान के आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम श्योर उन्होंने बोला होगा और अभी भी दिख रहा होगा, भाई ये एमिनेशन अगर 4 के बजाय हमें 10 दिन तक भी लड़ाई लड़वा ले, 10 दिन बाद भी हारना है, 4 दिन बाद भी हारना है, जब हारना ही है तो इस एमिनेशन को रखकर हम अपने आप को कितना बचा लेंगे? ये देखो प्रैक्टिकली मैं, और ये अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे देता हूं। प्रूफ ये है कि पिछली 4 और 5 कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसमें वो जीते। सही बात है, लेकिन मैंने ऐसी तारीफ किसी फौजी की नहीं सुनी आज तक एयर कमांडर साहब। बिल्कुल, कभी भी नहीं। आपने कभी सुना है किसी भी हमारे मिनिस्टर को या किसी भी हमारे एमपी को या कभी भी किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को बोलते हुए कि हमारे आर्मी चीफ जो है प्योर हिंदू हैं या फिर वो हिंदुत्व के प्रोजेक्ट करते हैं? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारा देश भी सेकुलर है, रिलीजन मैटर ही नहीं करता, प्रोफेशनलिज्म मैटर करती है, एक स्ट्रक्चर मैटर करता है और मैटर करता है नेशन। सबसे ऊपर भारत आता है। यह मैटर नहीं करता कि आप कौन से रिलीजन के हैं, यह मैटर करता है कि भारत की सुरक्षा के लिए क्या हम सब अपनी जान को देने को तैयार है कि नहीं है। और ये सारे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो हमारे देश के अंदर, चाहे वो मिलिट्री लीडर्स हो, चाहे वो आवाम है, सारे के सारे उस समय खड़े हो जाते हैं जब भी पाकिस्तान का नाम आता है और उसकी आतंकवादी हरकतों का नाम आता है। अब पाकिस्तान के बारे में ज्यादा क्या बोलना, सबको तो पता ही है कि वो पाकिस्तान में होता क्या है। आर्मी चीफ को अगर खुश नहीं रखेंगे तो हो सकता है जो उन्होंने गलत काम किए हैं, आर्मी चीफ उनको उजागर करके वापस उनको जेल में न डाल दे, जैसे इमरान खान को डाला। एक खबर दे दूं मैं, एक खबर ऐसी है, अच्छा हुआ आपने इमरान खान का नाम ले दिया। कल से एक खबर और चल रही है कि ये शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इन्होंने इमरान खान को मैसेज करवाया है और ये इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। पूरा देश उनका मानता है कि सेना ने इनडायरेक्ट रूल अपना मजबूत करने के लिए हमारे ऊपर ये शहबाज शरीफ की सरकार थोप दी है। वहां लीडर इमरान खान है, लोग उसको पॉपुलर नेता मानते हैं। अभी वहां जब इलेक्शन हुआ लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और वो लोग ये क्राइसिस के टाइम में वो अपने नेता को चाहते हैं कि वो बाहर आए। ये खबर थी कि इमरान खान को बाहर निकाला जा सकता। आपने इसी की बात कर रहे थे? नहीं, ये तो एक बात है, ये जो हमने पहले करी ना कि वो जो एडवाइजर साहब हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे मुनीर देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं तो वो वही बना सकते हैं। वो अपने कार्ड खेल रहे हैं, पॉलिटिकल कार्ड स्मार्टली खेल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि शाहबाज और मुनीर की आपस में पटती नहीं है, बड़ी सीधी बात है, ये तो नोन है फैक्ट। कब आपको दिखे साथ? लास्ट मेरे ख्याल 12 दिन में एक ही बार दिखे हैं दोनों के दोनों साथ, जबकि वो मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट के लिए गए थे दोनों के दोनों। उसका आप सोचिए, एक देश तैयारी कर रहा है अपने हिसाब से कि जी अटैक आने वाला है और वो दोनों आपस में मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। कोई रोल ही नहीं है। नहीं तो मैं तो मान रहा हूं ना, तो फिर आवाम कहां रह गई? भाई आप तो रिप्रेजेंट कर रहे थे आवाम को, कनेक्शन कहां रह गया? ये जो 4 दिन वाली बात है, ये जो 4 दिन वाली बात है ऑपरेशन की, मैं ये बताना चाहूंगा कौन करेगा? सर मैं इन्हीं का एक और बयान है वो सुना दूं कैप्टन साहब, आप ही वर्ड कह दो उसके बाद जाना। देखिए ये जो आप तारीफ करते हैं लोगों की, तो सूर्य की तारीफ करते हैं, मतलब सूरज को हम दिया दिखा रहे हैं, लेकिन सूरज को दिया दिखाने से कुछ नहीं होगा। प्रोफेशनल आर्मी में ऐसा नहीं होता।
सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता, सूरज सूरज है। लेकिन जब वो ग्रहण में आ जाए, जब सूर्य ग्रहण हो, अंधेरा हो पाकिस्तान की आर्मी में, तब दिया दिखा के उनको बाहर लाया जा रहा है। तो ये हो रहा है वहां पे। ये इन्हीं का राना सनाउल्लाह का एक और बयान मैं आपको दिखा देता हूं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, इन्होंने भारत को भी डराने की कोशिश की। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए अपनी लेटेस्ट मिसाइल अब्दाली का जिक्र किया और अब्दाली मिसाइल को लेकर के इन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि ये हमारी मिसाइल एटम बम लेकर के भी उड़ सकती है, भारत होशियार रहना। जनरल साहब, कितनी बार खैर हम इसी एक ही बात पर डिस्कशन करें कि इनके लोग एक के बाद एक आ जाते हैं एटम बम की बात करने, लेकिन हम जितना अब ये ज्यादा ये कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन, मुझे तो लग रहा है भारतीयों को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब कि इनके पास है ही नहीं, कि पल्ले कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये जो इन्होंने वक्तव्य दिया, ये इन्हीं की जो सुपारको एजेंसी है जिसने ये मिसाइल बनाई है, उसी की अगर पैम्फलेट उठा ले तो सब कुछ गलत है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसकी 450 किलोमीटर की रेंज है, क्लेम्ड रेंज है। एक्चुअली में ये 180 और 120 के आसपास इनका टेस्ट हुआ है। दूसरी चीज, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसका इतना ज़्यादा जिसे बोलना चाहिए न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी नहीं है। 500 किलोग्राम इसका टोटल लोड है और इसमें न्यूक्लियर की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ये सब कुछ इन्होंने गलत बताया है और इनकी अपने ही जो एजेंसी है जिसने ये प्रोड्यूस किया है, उसी की मैनुअल जो है वो साफ बताती है कि इनको ना कुछ मालूम है और ये ऐसी फालतू में हल्ला कर रहे हैं। सर, स्क्रिप्ट में यही लिखा है। हाँ, जो रटी गई है ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए उसने सच्चाई से बोल दिया, मुझे मालूम कराया गया है, उसे मालूम नहीं है। सो यू आर राइट। ओके। ये तो हमने आपको कल दिखाई दिया था कि इनके डिफेंस मिनिस्टर से पूछ लिया वहां टीवी पर किसी ने कि आप ये लुटेरों के नाम क्यों रखते हैं अब्दाली का नाम, ही हैड नो आंसर, जवाब नहीं था इस बात का। तो ये तो खैर पाकिस्तान में दोहरेपन की जो है वो आप कह सकते हैं कि ये हाइट है। पाकिस्तान भारत के हमले के खौफ के बीच आज पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पाकिस्तान क्या तैयारियां कर रहा है इसको लेकर के वो एक बार फिर अपने देश के लोगों को बताएंगे और भारत क्या जब एक्शन लेगा, कब एक्शन लेगा, इसको देखना होगा कि ये इसको लेकर के ये लोग क्या बोलते हैं। ये वही आदमी हैं जिन्होंने कहा था रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 36 घंटे में भारत हमला कर देगा। मेरे पास बहुत क्रेडिबल सोर्स से ये जानकारी आई है। इसके अलावा कल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की बैठक भी बुलाई गई है। अभी पीछे भी इन्होंने अपनी पार्लियामेंट की बैठक बुलाई थी, अब दोबारा कल फिर इन्होंने अपने पार्लियामेंट को बुलाया है। तो एक बार फिर वहां पर इंडिया बैशिंग होगी, इनके नेता खड़े होकर के अपनी आवाम को जो है फिर वो कोई झूठ की गुट्टी पिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे ऑल पार्टी मीटिंग कैसे करें, तो नेशनल असेंबली को बुला लो और उसके अंदर स्पीचेस दो और स्पीचेस में भारत के अगेंस्ट ही बोला जाएगा, न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात की जाएगी और पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बारे में बात की जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगी। लेकिन साथ साथ में जो आप बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे थे उससे पहले कि ये अब्दाली का नाम जैसे रखते हैं, ये अपने लुटेरों के नामों के ऊपर रखते हैं और इनको ये भी नहीं पता कि वो किस किंगडम के हैं, क्या वो मुगल किंगडम के, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुगल किंगडम को एस्टैब्लिश करेंगे जैसे कि पहले होती थी भारत के अंदर, और मुगल किंगडम तो टर्क्स और मंगोल से आई है। तो कहीं ना कहीं इनके ना तो इनको नॉलेज है हिस्ट्री की और ना ही इनको नॉलेज है। अभी अस्थाना सर ने भी बताया किलोमीटर को मील बोल रहे हैं। 450 मील का मतलब है कि उसकी रेंज कम से कम 650 से 700 किलोमीटर होगी, जबकि उसकी रेंज 180 किलोमीटर है जैसे इन्होंने बताया, और साथ में वो एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं 450 किलोमीटर तक। और सर अभी तो सिर्फ ट्रायल हुआ है, आज रात को बन जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं, है। सही कह रहे हैं। मैंने भी स्क्रैमजेट इंजन ट्राई किया है सक्सेसफुली। हाइपरसोनिक मिसाइल कल सवेरे उनके यहां जाएगी। देखिए, सच्चाई को फेस करना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि आप अपनी कंट्री के बारे में खराब बोले, जरूर बोले, लेकिन जो इतना बड़ा झूठ ना बोले जो पकड़ा जाए। ठीक, क्योंकि वो मैनुअल जो बता रहे हैं उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, आप उससे बढ़ चढ़ कर बोले। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अनपढ़ गंवार आदमी सिर्फ जो सर याद कराइए। एक और अहम खबर है, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले हमारे बीएसएफ के एक जवान थे, वो अपने जो हमारे फेंस लगी हुई है वहां उसके दूसरी तरफ कुछ हमारे किसानों के खेत थे, तो वो जाता है बीएसएफ की एक टुकड़ी जाती है, जब खेती के लिए वहां पर किसान जाते हैं, वो थोड़ा सा आगे निकल गए तो उनको पकड़ लिया पाकिस्तानी रेंजर्स ने और तब से आज तक उनको छोड़ा नहीं है। हमने बीएसएफ ने उनके साथ मीटिंग के लिए भी कई बार कहा, लेकिन वो मीटिंग के लिए भी नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान का बीएसएफ का एक रेंजर, पाकिस्तानी रेंजर जो है, ये राजस्थान के श्री गंगानगर सेक्टर में पकड़ा गया है।
और ये भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। कहा जा रहा है कि ये कुछ वहां पर ताका झाकी करने के लिए आया था, अब इसको पकड़ लिया है। इसलिए कहते हैं ना कि आने वाला वक्त जो है कभी भी बदल सकता है। तो पाकिस्तान को उस वक्त लगा कि उसके हाथ में कार्ड आ गया, भारत का एक जवान उसके पास पहुंच गया, तो अब उसको वो आंखों में पट्टी बांधकर परेशान भी कर रहा था। अब उनका एक जवान भारत में पकड़ा गया है। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। एक बड़ी खबर आपको देता हूं, भारत के हमले के डर से पाकिस्तान में आतंकवादी अब टेरर कैंप्स भी छोड़ छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन पीओके में लश्कर ए तैयबा के एक ट्रेनिंग कैंप की तस्वीर सामने आई है, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सैटेलाइट इमेज की मदद से लश्कर के इस ट्रेनिंग कैंप को, टेरर ट्रेनिंग कैंप को लोकेट किया है। यह कैंप अतर सीसा नाम की एक जगह पर है और इसे जंगल मंगल कैंप नाम दिया गया है। यहां पर लश्कर के साथ साथ विदेशी आतंकवादियों की ट्रेनिंग भी की जाती थी। यहां पर आतंकवादियों और आईएसआई के बड़े कमांडर्स की मीटिंग भी हुई है, जिसमें खुद कई बार लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी आ चुका है। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकवादियों को फिर उन जगहों पर भेजा जाता था जिन्हें हम लॉन्च पैड्स कहते हैं, मतलब एलओसी के बिल्कुल करीब, जहां से ये घुसपैठ करके भारत की तरफ आ सके, वहां पर इनको भेजा जाता था। लेकिन उससे पहले इनकी पूरी ट्रेनिंग जो है इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर होती थी। इसकी एक सैटेलाइट इमेज वो हमारे पास आई है। अतर शीशा जगह है और जंगल मंगल नाम इसको दिया हुआ था इन लोगों ने इस कैंप को। ये खबर मैंने आपको 2 दिन पहले दी थी कि पीओके में इस वक्त कोई ट्रेनिंग कैंप फिलहाल नहीं चल रहा, मतलब खाली कर दिए गए। भारत के हमले के रिटेलिएशन के डर से वहां पर चलने वाली सारी आतंकवादियों की जो एक्टिविटीज थी वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं, क्योंकि आपने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कैंप को टारगेट किया था। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में भी आतंकवादियों को उनका खात्मा किया गया था, तो उनको लगा भारत फिर कुछ ऐसा करेगा, तो पहले उन्होंने इन लोगों को सेव कर दिया। और ये ट्रेनिंग कैंप, अब ये बात देखते हैं कितनी इसका कोई सबूत आ जाए आगे कि जो ये पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, क्या वो लोग भी जुड़े हुए हैं इसी ट्रेनिंग कैंप से। हमारे साथ अभय पराशर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, वो आपको और इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जी अभय। देखिए सौरभ, बिल्कुल जो हमारी जांच एजेंसियां हैं लगातार नजर रख रही हैं और सैटेलाइट इमेज जो निकलकर सामने आई है, पीओके में अटर शीशा नाम की एक जगह है, वहां पर इस पूरे लश्कर ए तैयबा का जो आतंकी कैंप है, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। और अगर इन तस्वीरों को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें अलग अलग लोकेशन जो है वो भी स्टैब्लिश की हुई हैं। इसका नाम है जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग, इस कैंप का नाम है, जहां पर खुद हाफिज सईद कई बार गया है। हालांकि फिलहाल वहां पर कोई आतंकियों का मूवमेंट है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहां पर जिस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यहां पर एक ट्रेनिंग कैंप एरिया है, एक पूरा लिविंग एरिया है, जहां पर हथियारों की ट्रेनिंग जो है वो लश्कर के जो बड़े कमांडर्स हैं वो आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं किस तरीके से हथियार चलाना है, उसकी एक लोकेशन इसमें मेंशन की गई है। इसके साथ ही फॉरेन टेररिस्ट के लिए एक अलग ट्रेनिंग कैंप है। पाकिस्तानी आतंकी जब आते हैं तो वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनके कमांडर्स ट्रेनिंग देते हैं। एक गेस्ट मीटिंग हॉल है, एक बहुत बड़ा गेस्ट मीटिंग हॉल है जो कि घने जंगलों के बीच में है, इसी जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग कैंप में, जहां पर लश्कर के जो आतंकी हैं, जो नए रिक्रूट आतंकी होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होती है, उनके साथ आईएसआई के जो बड़े कमांडर्स हैं वो मुलाकात करते हैं किस तरीके से भारत के अंदर घुसपैठ करनी है। इसके साथ ही यहां पर एक मस्जिद नजर आ रही है, जो आतंकी हैं इस मस्जिद में जाते हैं और यह भी घने जंगलों के बीच में इस मस्जिद को बनाया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है, जिसमें एलएमजी से लेके किटी पिस्टल, आरपीजी, ये सब कुछ चलाना यहां पर सिखाया जाता है। तो लिविंग एरिया, मस्जिद, इसके अलावा पगला बीआर एक जगह है जहां पर आतंकियों की जो आईएसआई के लोग हैं उनसे मीटिंग होती है। मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट एक बिल्डिंग वहां पर इसी आतंकी कैंप के पास मौजूद है। यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि जहां पर पीओके के अंदर ये आतंकी कैंप बनाया है उसके बेहद नजदीक मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट की एक बिल्डिंग है, यानी कि खुद वहां की मिलिट्री जो है कैसे सपोर्ट करती है वो इसके अंदर देखा जा रहा है। और अगर हम आपको बताएं, पाकिस्तान जो है लगातार कोशिश कर रहा है और हमारी एजेंसीज इस तरीके के जितने आतंकी कैंप हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं, वहां पर किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सौरभ आपने बताया कि फिलहाल पीओके के अंदर जितने भी आतंकी कैंप थे उनको खाली करवा लिया गया है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें हैं और जीरो इन करने की कोशिश की जा रही है जो बड़े आतंकी छुपे बैठे हुए हैं। अब फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों के मन में यह सवाल हो सकता है कर्नल साहब, इसके बारे में आपको और बताएं कि ये पीओके में ये आम है, ऐसे खुले आम आप ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स चलाते रहे और दुनिया को कोई परवाह नहीं है इसकी? नहीं, दुनिया को परवाह हो या ना हो, देखना यह है कि पाकिस्तान आर्मी को परवाह है या नहीं,
आईएसआई को परवाह है या नहीं, या पीओजेके का जो लोकल है उसको परवाह है या नहीं। 3 लोगों का एजेंडा मिल रहा है, दैट इज टेररिस्ट का एजेंडा ट्रेनिंग के लिए मिल रहा है, आर्मी का एजेंडा ऑब्वियसली मिल रहा है, आईएसआई का एजेंडा मिल रहा है। पीओजेके के जो लोग हैं ना, इनके ऊपर इतना बड़ा दमन चक्र चला हुआ है कि ये उठ नहीं पा रहे, ये उससे बाहर नहीं आ पा रहे। आप सिर्फ उनके प्रोटेस्ट देख पाते हो, ऐसा नहीं है कि वो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, बट जहाँ जहाँ ये कैंप हैं वहाँ पर आपने हमेशा देखा है, पहली बात अब से पहले जो तकरीबन 27 कैंप जो आइडेंटिफाई करे गए थे, एक भी किसी गांव के पास नहीं था पहले। अब ये पहली बार ये एक नई स्ट्रेटजी लगाई जा रही है कि टेररिस्ट लीडर्स को और इन सबको जो शिफ्टिंग करी जा रही है वो जानबूझकर उन पॉपुलेटेड एरियाज के पास करी जा रही है, गांव से सटाकर करी जा रही है कि कोलेटरल डैमेज दिखे। अगर क्योंकि पाकिस्तान ये भी जानता है, अटैक नो अटैक, वॉर नो अटैक, लेकिन देयर विल बी अटैक ऑन द टेररिस्ट। और अगर ये टेररिस्ट के साथ पहली 2 स्ट्राइक में 10 स्ट्राइक में अगर लोकल्स मरते हैं तो उसमें 2 एंगल आते हैं। एक, हम लोग खुद इतने ह्यूमैनिटेरियन हैं कि हमारा अपना ही शुरू हो जाएगा। जैसे आप 2-4 दिन पहले भी देख रहे थे कि जैसे ही वो वीजा की अवधि खत्म हुई तो लोगों ने बीच में बोला कि देखो उस बेचारी की तकलीफ। अब इसमें बेचारी वाला वर्ड लाना ना, पानी रोकने में भी बहुत सारे लोग हाँ, मैं बोल रहा हूं, अभी तो रोका, मतलब रोकने की बात करने के ऊपर लोगों ने कि ये आवाम के खिलाफ है। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूं, आवाम सरकार बनाती है, सरकार के साथ आर्मी चलती है, आर्मी के साथ आईएसआई चलती है। जब चारों मिले हुए हैं तो आवाम कहां की? भाई आप दबाव बनाए अपने लोगों पर कि मत करो। मैं तो दबाव क्या बनाए है भाई, आप सिर्फ अपने इमरान खान के लिए थोड़ी ना प्रोटेस्ट करोगे। आपने आज तक कभी प्रोटेस्ट देखा कि टेररिज्म के खिलाफ था? आप बता दीजिए एक भी। ये कैंप्स जो है इससे पहले कहीं दूर दराज जंगलों में, पहाड़ों में चला करते थे, जैसा वो बता रहे थे कि अब इनको गांव में आबादी के नजदीक लाया जा रहा है। तब हमारे को बड़ा आसान होता था इन्हें टारगेट करना। ये वही सामरिक नीति है जो यूक्रेन ने इस्तेमाल की थी कि जितने भी उन्होंने क्या करा था कि अपनी डिप्लॉयमेंट बिल्डिंग्स के अंदर कर दी थी ताकि बिल्डिंग्स में नुकसान हो और उसके बाद हम बोले जी रूस ने हमें मार दिया। सेम चीज़ इधर है, उन्होंने अभी अपने सारे टेररिस्ट कैंप खाली करके उनको सिविल इलाकों में, गाँव में भेज दिया है ताकि अगर भारत स्ट्राइक करता है तो वो ये बोलेंगे कि जी हमारे सिविलियंस के ऊपर भारत ने स्ट्राइक करी है। और उसके बाद में फिर वो ह्यूमन राइट में, और इस समय यूएनएससी का भी चेयरमैन भी बनने वाला है पाकिस्तान, और क्योंकि टेम्परेरी मेंबर है यूएनएससी का, उसी मुताबिक यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। तो इन सब चीज़ों में फिर इन जगह पर वो और ज़्यादा हल्ला कर पाएगा। तो ये एक सोची समझी साजिश है और इसीलिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि इस बार जो टारगेट है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पाकिस्तान मिलिट्री ही होनी चाहिए और पाकिस्तान मिलिट्री को कमज़ोर करना ही ज़रूरी है। और आपने देखा होगा, जैसे आपने मेरे पिछले सवाल जो पिछला आपने सेशन में बात करी थी कि क्यों मुनीर को इस समय बहुत ज़्यादा वो लोग उसका बढ़ चढ़ के उसके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज़्यादा नफरत है कश्मीर में भी और वहाँ पर भी पाकिस्तान में भी मुनीर के खिलाफ, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पीओके हो, सब जगह कि उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो टूट जाएगा। और ये सारे के सारे जितने सेगमेंट्स हैं, चाहे प्रोविंसेस हैं और जो सोसाइटी और आर्मी के बीच में जो ये सेगमेंट है, ये टूटने की नौबत पे आ जाएगा। यही चीफ थे जब वो एंटी आर्मी प्रोटेस्ट हुए थे पाकिस्तान में, हाँ, अभी इमरान खान के टाइम पर। अच्छा, इस बीच लेकिन चेखी बघारने में कोई कमी नहीं है। उसका एक आपको मैं उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान की एक सेना के या वायुसेना के पूर्व कोई अधिकारी होंगे, टीवी पर आए और इन्होंने एक बड़ा दावा किया कि पाकिस्तान भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को भी मार गिरा सकता है। ये एक्सपर्ट यहां तक दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत के पास सबसे विकसित उन्नत दुनिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमने रूस से लिया है, हमारे पास उससे भी मजबूत चीज है। तो हम भारत से आने वाली किसी भी मिसाइल को, किसी भी इस तरीके की हथियार को हम मार गिरा सकते हैं। देखिए, दो वेपन सिस्टम नाम लिए उन्होंने, बाय द वे आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए फिर से। 2 ही का नाम लिया है, S-400 का और एक ब्रह्मोस का। इन दोनों का ही आतंक और खौफ बैठा हुआ है, तभी तो बात कर रहे हैं। हमारे पास तो 10 और वेपन सिस्टम है। ठीक बात है, मैं तो कहता हूं नाम क्यों लिया इन्होंने? 2, क्योंकि खौफ इसी बात का है। आप और मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, आप कंसंट्रेट करिए, ढूंढिए ब्रह्मोस को। आपको लग रहा है मैं ब्रह्मोस पर चढ़ के आ रहा हूं? मेरे पास तो पूरी वैरायटी अवेलेबल है भाई। लेकिन ब्रह्मोस ऐसा क्या खास है ब्रह्मोस में कि yes, उसकी बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे
इस क्वेश्चन से, क्योंकि ब्रह्मस जो है वो क्रूज मिसाइल है, यानी कि वो एयर एनवायरमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। विश्व की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, 3 से 3.5 मार्क की स्पीड है उसकी। अच्छा। यानी कि वो ब्रह्मोस एनजी की स्पीड मार्क 3.5 है, और मार्क 3.5 का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड से 3.5 गुना ज्यादा। अच्छा, इसका प्रोफाइल देखते हैं हम। ये उड़ती है तो 15 किलोमीटर तक जा सकती है, और उसके बाद टर्मिनल स्टेजेस में ये लो लेवल पे आ जाती है, 5 से 10 मीटर पे। तीसरी चीज, यानी कि उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी ऐसे रेडार नहीं है जो 5 से 10 मीटर की मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हो। और तीसरी चीज है, ये लो रेडार सिग्नेचर है, ये स्टेल्थ नहीं है बट लो रेडार सिग्नेचर है। इसका मतलब है कि इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि लो रेडार सिग्नेचर है। और तीसरी चीज, आती ही लो ऑल्टीट्यूड पे टुवर्ड्स द टर्मिनल स्टेजेस, और जो भी डिफेंसिव सिस्टम होगा उसको वहां पे होना जरूरी है जिस टारगेट को ये अटैक कर रही है। उनके पास क्या डिफेंसिव सिस्टम है? उनके पास है LY-80 जिसकी रेंज 40 से 70 किलोमीटर है, अलग अलग सिस्टम, उसमें कोई भी BMD सिस्टम की कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरा है इनके पास FD-2000, HQ-16FE और HQ-9BE। इनके रेंजेस हैं 125, 160 और 260 किलोमीटर, लेकिन इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को पकड़ने की रेंज सिर्फ 25 किलोमीटर की। वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो ऊपर से मिसाइल आती है और एंडो एटमॉस्फेरिक हो जाती है, उस टाइम पे लास्ट 25 किलोमीटर पे वो उसको इंटरसेप्ट करता है, जबकि S-400 की 400 किलोमीटर रेंज है। कितना फर्क है दोनों? आप कह रहे हैं कि ब्रह्मोस नहीं, इसका एक सेंटेंस मैं इसको एंड करना चाहता हूं। अगर ये बोले कि ब्रह्मोस को वो इंटरसेप्ट करते हैं, आई थिंक दे आर टॉकिंग थ्रू देयर हैट। ये वो बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कोई टेस्ट किया है ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने का? तो ये कैसे बता सकता है कि ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं? एक ब्रह्मोस भेजी थी ना आपने, याद है? हमने एक ब्रह्मोस भेजी थी, और उस ब्रह्मोस को तो ये देख भी नहीं पाया। जब उसके पीसेस मिले तो पता चला कि आपको याद होगा, गूगल कीजिएगा, आज से मुझे लग रहा है 2 या 3 साल पहले भारत बड़ा हड़कंप मच गया था। भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिर गई। एक्चुअली कोई आतंकी हमला नहीं हुआ था उस वक्त, भारत में कोई ऐसा जंग का माहौल नहीं था, शांत दिनों में बिल्कुल एक ब्रह्मोस मिसाइल उड़ी और अचानक पाकिस्तान में जाकर गिर गई। उसमें कोई बम नहीं था, वो फटा कुछ नहीं, वो जाकर के एक जमीन में जाकर गड़ गई। उसकी तस्वीरें भी आई थी, और उस वक्त भारत ने, इन्होंने, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा शोर भी नहीं मचाया क्योंकि इनकी भी बदनामी हो रही थी कि भारत से मिसाइल उड़ी है, तुम्हारे यहां गिर भी गई, तुम रोक ही नहीं पाए उसको। भारत ने उस वक्त ये कहा था कि कुछ गलती से हमारे यहां कुछ जो है कुछ एरर हो गया था, उसकी वजह से इसने मिसाइल ने टेक ऑफ कर लिया था। तो वही सवाल एयर कमांडर साहब कर रहे हैं, रोक लेते ना। आज कह रहे हो हम आपके ब्रह्मोस मिसाइल रोक देंगे, अरे हम तो भेज चुके तुम्हारे यहां, पकड़ लेते उसको, गिरा देते उसको हवा में, नहीं पकड़ पाए। और इसीलिए उस बाकी जितनी उसकी खासियत है, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, रडार के दायरे में बहुत मुश्किल से आती है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान को खतरा। अब दूसरी चीज इन्होंने कहा, हमारे पास S-400 से भी ज्यादा खतरनाक एक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 रूस ने डेवलप किया हुआ है, और आप तस्वीरों में कई बार देखते होंगे, बहुत जो उसकी तस्वीरें ही आती हैं तो वो बहुत भारी भरकम सी एक मिसाइल सिस्टम है वो, और वो ट्रक पे लदा हुआ होता है, उसके अपने जो है एक आप उसको ट्रक से लॉन्च कर सकते हो। और इसका इस्तेमाल मुझे नहीं पता ये रूस यूक्रेन वॉर में हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया मानती है उस हथियार को। बिल्कुल। S-400 इस समय, अभी S-500 भी आ चुका है, लेकिन S-400 इस समय सबसे अच्छा ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल कम एयर डिफेंस सिस्टम है पूरे दुनिया के अंदर। तो ये क्या करता है, इसको अलग अलग ऑल्टीट्यूड से जो आते हैं सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, मिसाइल्स हो गई, ड्रोन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, अलग अलग ऑल्टीट्यूड से अलग अलग डिस्टेंसेस, वो डिस्टेंस जो तस्वीर में चल रहा है S-400, बिल्कुल यही बिल्कुल, और अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स, अलग अलग डिस्टेंसेस से वो उनको हिट करता है। 400 किलोमीटर पे भी कर सकता है, 250 पे भी कर सकता है, 150 पे भी कर सकता है, 40 पे भी कर सकता है। तो वो मल्टी टियर्ड वेपन सिस्टम है, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किल इतनी हाई है, जो कि पाकिस्तान की जो चीनी सिस्टम है, मैंने आपको गिनाए थे, LY-80 गिनाया था, FD-2000 गिनाया था, HQ-9BE, HQ-16FE गिनाया था, इनमें से किसी सिस्टम में भी इसकी 50% कैपेबिलिटी नहीं है। ये केवल मिसाइल केवल रोक सकता है, मार सकता है, या हथियार लॉन्च भी कर सकता है?
रोक सकता है। ये डिफेंस सिस्टम है केवल कौन सा S-400 S-400 सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम है और ये काइनेटिक मिसाइल को लॉन्च करता है, लेकिन वो मिसाइल लॉन्च की जाती है एरियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि जहाज हो गए, मिसाइल्स हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, या फिर हेलीकॉप्टर्स या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, ड्रोन्स हो गए। और एक खबर आपको बता दें, सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद भारत की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बागलिहाट डैम से पानी को रोक दिया है। इसी तरह अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा डैम से भी पानी रोकने की तैयारी की जा रही है। भारत ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद सिंधु नदी जल समझौते को सस्पेंड कर दिया था, इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस फैसले से यह साफ है कि भारत ने अपना जो कदम उठाया था उस पर आगे बढ़ने का फैसला किया हुआ है और हम तेजी से इस पर कदम बढ़ा रहे हैं। बीच में चर्चाओं में था, गृह मंत्री की मुलाकात जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके साथ हुई थी और जल शक्ति मंत्री का CR पाटिल का स्टेटमेंट था, एक बूंद सिंधु नदी का पानी हम पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे। हमारी अभी भी कुछ ताकत है, वहां पर कैपेबिलिटी है और हम अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। कैप्टन साहब, ये सिंधु जो नदी का जो समझौता है इसको हमने हेल्ड इन अवेंस कर दिया है। हमारी जो सचिव हैं इसके, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी 24 अप्रैल को और वहां से उनका जवाब भी आया था और उन्होंने अब कल रक्षा मंत्री ने उनके इस पर एक नया बयान दिया है कि हम उन सब को टारगेट मानते हैं और अटैक करेंगे, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है और हम उन पर अटैक करेंगे। स्पेसिफिक जो डैम है या कुछ बनाए जाएंगे भविष्य में, ये अभी लेटेस्ट इसका ये डायलॉग चल रहा है। तो अब एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51 को उन्होंने इन्वोक किया है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, जिसमें ऐसे कोई प्रोवोकिंग बात होती है और जहां पे लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बातें आती हैं, लीगल इश्यूज हैं ये, तो इसमें एक एक्ट ऑफ जब वॉर डिक्लेयर होती है तो वो आप अटैक कर सकते हैं। इस पर उन्होंने आगे धमकी दी है सर पाकिस्तान ने Yes. कि अगर आप यहां कोई डैम बनाएंगे या जो आपका एग्जिस्टिंग डैम है उससे आप पानी रोकने की कोशिश करोगे तो हम उस पर हमला करेंगे। यस, ये बात उन्होंने कही है। अब मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब आप इस पर हमला करोगे तो कर लेना, हम उसको देख लेंगे। हमने आपको जो कहा है, हमारा जो मुद्दा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जिसको हमने मुद्दा बना के एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करना है, तो हम ऐसी कुछ बात कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय। तो आपको हम करेंगे उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय जो हमारी जरूरत है। हमारे आर्मी चीफ, हमारे नेवल चीफ, हमारे एयरफोर्स चीफ इसलिए नहीं मिल रहे कि कोई बहुत बड़ी वार आपके ऊपर हम थोपने जा रहे हैं। हम अपनी टारगेट्स डिफाइन कर रहे हैं, हम अपनी स्पेसिफिक चीजों को ढूंढ रहे हैं और क्या करना है करेंगे। कर्नल साहब, नहीं देखिए, जिस तरीके से लास्ट टाइम कारगिल में भी अगर आपको याद हो, ये न्यूक्लियर वाली बात वहां से उठी थी और काफी बड़े तौर पर उठाई गई थी पाकिस्तान में, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं था। अब आगे बात, अगर इफ ये लेटर जो है जहां पर सिर्फ सस्पेंड करी गई है संधि को ऑफिशियली, इफ दिस इज द एक्ट ऑफ वॉर, तो भाई साहब 12 दिन तो हो गए, वेयर आर यू, कहां हो? वो एक्ट ऑफ वॉर क्या है? मैं आपको एक स्टेज आगे ले जाता हूं कि अगर कोई डैम बना तो एक काम करते हैं सौरभ जी, कल सुबह, चलो आज तो दोपहर का टाइम है, आज गाड़ी पकड़ते हैं, जाकर एक ईंट की शिलान्यास कर कर आते हैं। मैं देखता हूं एक्ट ऑफ वॉर है क्या, ये एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या है? अरे भाई, तुम हमें डरा रहे हो, तुम खुद डरे हुए हो, तुमने पैनिक खुद क्रिएट किया हुआ है। सारी दुनिया ये कह रही है कि इंडिया ने अभी तक कहीं कोई अटैक की ना धमकी दी है ना बात करी है, अटैक की, वॉर की। आपने एक्ट ऑफ वॉर हमने अगर एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया तब क्या होगा? तुमने तो कर लिया, हमने देख लिया। चलिए एक और ये वाली जो एक्ट ऑफ वॉर है ये भी देख लेते हैं कि जी आप हमारा वो शिलान्यास नहीं करने दोगे, आप और मैं चल कर करके आते हैं, देखें कौन रोक रहा है हमारे को। देखिए ये तरीके होते हैं सिर्फ प्रेशर बनाने के, ये प्रेशर बनाते हैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि देखिए जी एक्ट ऑफ वॉर हमारे ऊपर हो गया। ये तो आपको याद होगा पहले भी हो चुका है कि जब भी कभी आप एयर स्पेस एक दूसरे की फाइटर एयरक्राफ्ट अगर क्रॉस कर जाता है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। भाई सर खड़े हैं, दसियों बार ऐसा हुआ है, दसियों बार कि हमारा जहाज उनके यहां क्रॉस कर गया, उनका हमारे यहां, कौन सा एक्ट ऑफ वॉर? देखिए कुछ करना है तो करते हैं, ये आपने ठीक कहा। ये 12 दिन हो गए भाई। पहले सर बोल। हाँ सर। हाँ देखिए, इसमें 3 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक्ट ऑफ वॉर तो अगर एक आर्टिलरी शेल लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ से उस तरफ चला जाता है तो वो भी एक्ट ऑफ वॉर है। तो एक्ट ऑफ वॉर तो हर रोज ही वायलेट होता है, पहली बात। दूसरी चीज़, जहाँ तक इस ट्रीटी का सवाल है, ये ट्रीटी जो है ये 2 देश के बीच में वॉलंटरी बनी थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से। भारत और चीन के बीच में कोई ट्रीटी नहीं है।
जो वाटर वो राइपेरियन है, उनकी तरफ से पानी हमारे पास आता है, तो कोई ऐसी उसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमने इसको सस्पेंड किया है, और जैसा कि आपने अपने कमेंट्री में भी बताया कि जल मंत्री ने बोला है कि भाई एक बूंद भी नहीं जाएगा, तो अभी ऐसा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और उसी में मुझे गवर्नमेंट को एक सजेशन है कि अभी आप सबसे पहले कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस कर दीजिए और इनको प्राइवेट कंपनीज को दीजिए, क्योंकि वक्त लगेगा, अदरवाइज हम सिर्फ गवर्नमेंट तरीके से करते रहे तो वक्त लग जाएगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कई सारे वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स और जो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं उनको अभी आप डिक्लेयर कर दीजिए, और डिक्लेयर करने से और बिड डाल दीजिए, उसके बाद में आएगा। हम तो चाह ही रहे हैं कि यार आप डिक्लेयर ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करके आप कुछ करो। हम तो वेट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कीजिए जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले की थी, शिमला के एग्रीमेंट को हेल्ड इन अबेयंस करके, वो भी धमकी दी थी, हाँ, वो भी धमकी दी थी, और उससे हमें फायदा ही हो रहा है। तो हम और चाहते हैं कि आप कुछ सर, करें। आपका एक कमेंट फिर अगली खबर पर पढ़ूं। सौरभ जी, इस चेनाब रिवर पे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आप खुद बता रहे थे बागलीहार का, लेकिन ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि 100% वाटर उससे रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट में भी मुझे कुछ उल्टा सीधा नजर आ रहा है। दूसरी चीज आती है वहां पे रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसे अभी हम बना रहे हैं, और तीसरा है वहां पे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसी तरीके से 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जेलम के ऊपर। तो उसमें उरी का आता है, जिसने इन्होंने पहले कहा था कि उरी का पानी खोल दिया, सलाल का खोल दिया, हमारे इधर फ्लड्स आ गए। अब ये कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर डैम का पानी बंद करें। जो मेजर इफेक्ट होगा IWT का वो ये होगा कि हम डीसिल्टिंग कर सकते हैं, तो रिजर्वायर्स की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, हमको डेटा शेयर नहीं करना उनके साथ। अब उनको नहीं पता कि अब हम कम डैम को खोलेंगे और कम डैम को बंद करेंगे। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो उनको कभी नहीं पता चलेगा कि पानी कब सूखेगा या कब फ्लड्स आने वाले हैं। अच्छा, भारत पाकिस्तान की इस तनाव के बीच बीएसएफ ने एक बड़ा एक्शन किया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर ये भारतीय सीमा में दाखिल हो गया था, उसे भारतीय जवानों ने पकड़ा। बीएसएफ इससे फिलहाल पूछताछ कर रही है। अब ये किस मकसद से आया था, जासूसी करने के लिए आया था या क्या वजह थी, अब पता चलेगा। लेकिन सीमा पर जबरदस्त चौकसी है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद बीएसएफ भी पूरी तरह से अलर्ट पर है, पहरा बढ़ा दिया गया है। 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साव, इनका नाम है, उन्हें पकड़ लिया था। पूर्णम कुमार को पंजाब की इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा था, और भारत ने उस वक्त काफी कोशिश की थी कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। ये कहा था कि गलती से उस तरफ चलेंगे, अब एक जवान उधर क्यों जाएगा। आज पाकिस्तान भी यही बात बोलेगा, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने क्या बर्ताव किया था, उन्होंने हमारे बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात करने तक से मना कर दिया था। करण साहब, नहीं, देखिए, जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, अगर आप किसी भी पंजाब के बॉर्डर पर चले जाएं, तो ये नहीं है कि बीएसएफ सिर्फ फेंसिंग के अपनी साइड रहेगी। एक काफ़ी इलाका, क्योंकि हमने सारी फेंसिंग अपने साइड बनाई है। Exactly. इंटरनेशनल बाउंड्री के जो पिलर्स खड़े हैं वो हमसे तकरीबन 1-1 किलोमीटर दूर भी हैं, जहाँ जहाँ जिस हिसाब से किसानों की लैंड है, और रोजाना उन गेट से हम एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हमने भी उसको एग्जिट और एंट्री किया है। ऐसा नहीं है जब हमारे यहाँ प्रिपरेशंस होती थी। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एक पिलर और दूसरे पिलर के बीच में वो स्ट्रेट लाइन कौन लगाएगा, क्योंकि है तो नहीं, ये तो एक एज्यूम्ड लाइन है। पिलर इज अ गाइडेंस। अगर आप जब देखने जा रहे होते हैं, बीएसएफ का ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है कि भाई कहीं उस वाली साइड से स्मगलिंग का कोई सामान तो इधर नहीं आ गया, कहीं कोई और चीज़ तो नहीं आ गई। अब इसमें एक ये गलती होना बड़ी जायज़ सी बात है कि आप जब चल रहे हैं, खेत है, खेत के आप वो पगडंडी पर चल रहे हैं, आप खेत के बीच में तो जाएंगे नहीं, तो पगडंडी हो सकता है थोड़ा आगे निकल गई, आप आगे निकले, आपने उसे धर लिया, क्या बड़ी बात है। लेकिन आपको मैं ये लेकिन इसके मैकेनिज्म्स है ना सर। हाँ, मैं आ रहा हूं, मैं इसी पर आ रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अब से पहले ये हमेशा होता था, उसी समय इवन बटालियन कमांडर तक बात नहीं जाती थी, कंपनी कमांडर दोनों बात कर कर उसको वापस ले लेते थे। ये जो पाकिस्तान ने एक नया प्रेसिडेंस क्रिएट किया है कि आप उसको लेकर 3 दिन रखिए, फिर उसको नेशनल टीवी में दिखाइए, फिर आप वो डीजी को, वो बटालियन कमांडर की बात ना मानिए, उसको डीजी लेवल तक ले जाइए, ये पाकिस्तान द्वारा क्रिएटेड है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय अस। हमारे यहाँ से कई बार हुआ है कि हमने लोगों को वापस दिया है। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ लेकिन भारत अपना शिकंजा कसता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, ये भी आपको मैं बता दूं। आईएसआई के 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण खबरें हैं, लेकिन जंग के दिनों में ऐसा होता है। अमृतसर में ये 2 लोग पकड़े गए हैं। इनके नाम आए हैं पलक मसीह और सूरज मसीह।
इन दोनों को आईएसआई के ऑपरेटिव्स के तौर पर पहचाना गया। ये दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों ने सेना के कैंप और एयरबेस से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को भेजी भी हैं, ऐसी मालूमात मिल रही है। फोटोग्राफ्स इन्होंने भेजी हैं। अब इन दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जा रही है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत दोनों पर केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। तो अब जब देश की दो देशों के बीच तनाव का माहौल हो, कुछ लोग होते हैं जो इसका भी अपने निजी स्वार्थ के लिए फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पकड़े गए। ये दो लोग जो हैं आईएसआई के पेरोल पर थे, ये हमको बताया जा रहा है। कैप्टन साहब देखिए, ये जो हमारी कल मैं एक दूसरे चैनल पे था, मनोविज्ञान की बात हो रही थी और मनोबल देश का, और जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो लोग इसके पीछे हैं हमारे, चाहे बीएसएफ बॉर्डर पर है और उसके साथ प्रशासन है, जब तक आप लोकल इन्फॉर्मर्स, स्लीपर सेल्स या ये जो घुसे हुए लोग हैं इनका खात्मा नहीं करोगे। हमारे होम मिनिस्टर का सभी चीफ मिनिस्टर को फोन करके ये कहना कि ये वीजा जो हमने रोका है इसको इंप्लीमेंट किया जाए। देखिए, सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, सारे जो हमारे जो प्रशासन में लोग हैं, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहती है और वो कार्रवाई भी करते हैं। हम कई सारी, देखिए, हम कई तरह की हम जनगणना कराना चाहते हैं, हम पता कराना चाहते हैं, हम इंटेलिजेंस गेनिंग करना चाहते हैं। अब ये 5 लाख 10 लाख जो बातें हो रही हैं, जो बाहर से लोग आके हमारे रह रहे हैं, या ये जासूस जो पकड़े गए हैं, इनको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, एक्चुअली पूरा देश का ध्यान अभी यहां चला गया है। सिर्फ हम बॉर्डर पे और सेना नहीं लड़ रही है, ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं। फिलहाल क्या हो रहा है देश में, फिलहाल हमारी जो सिविलियन सेटअप है वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर दी गई है और अंदर से बहुत कुछ हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट सर्चेस चलाए जा रहे हैं, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। आपने देखा होगा नेपाल बॉर्डर पे क्या हो रहा है। कल एक हमारे साथ डीजी थे पुलिस के, उन्होंने बड़े अच्छे से इसको समझाया कि मनोविज्ञान जो है देश का, जो हमारा जो मनोबल है, वो हमारी प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ है, तभी सेना ऑपरेट कर पाएगी। तो ये जासूसों को पकड़ा जाना और उनसे पूछताछ तो करेंगे ही लोग, ऐसे अभी एक पहला कदम नहीं है, कई बार हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो हमने देश का जो माहौल है उसमें बहती गंगा में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे हाथ धोने हैं और ये जरूरी है हमें करना। सौरभ, एक बड़ी क्विक मैं इस पे अपडेट देना चाहता हूं कि ज्यादातर हमारे बेसेस हैं, एयर बेस हैं या फिर कैंटोनमेंट्स हैं, इनके बाहर छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां पे ये आईएसआई एजेंट आ जाते हैं, चाहे वो बार्बर शॉप हो या ठेले वाला हो या चाय की और स्नैक्स की दुकान हो, या फिर जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे लेके अंदर भेजी जाती है, उस लेबर के अंदर भी ये आईएसआई वाले आते हैं और इनकी इतनी सॉलिड पकड़ है और इतनी अच्छी जानकारी ये भेजते हैं वापस कि पाकिस्तान के पास एक अपडेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क रहता है। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके की जानकारी शेयर करते हो? करते हैं वो एयरबेसेस, अगर एयरबेस के अंदर सपोज घुस गए या फिर कैंटोनमेंट में घुस गए तो वहां पे फोटोग्राफ्स खींचते हैं। इनको ज्यादा आइडिया तो होता नहीं कि क्या चीज है, लेकिन वो फोटोग्राफ्स खींच के उनको भेज देते हैं वापस। तो कहीं ना कहीं, जैसे अभी कैप्टन साहब भी बोल रहे थे, हमें अब इसके ऊपर फोकस करना है कि जितने भी गेट्स के बाहर या जितने भी कैंटोनमेंट्स में या एयरबेसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर आती है उसके ऊपर ध्यान देना है। छोटा सा बात करूंगा, 71 की इतना मैसेज कर दिया हमने विक्रांत के अगेंस्ट में कि आलू, प्याज और बकरा और मुर्गा सब लोड किया जा रहा है विक्रांत में। विक्रांत सेल करने वाला है वाइजैक हार्बर से। ये बातें सब्जी वालों ने उन इन्फॉर्मर को बताई, उनने अपने आकाओं को बताई और उन्होंने गाजी को लाके वहां खड़ा कर दिया और डूब गए। और विक्रांत तो कहीं और था, वो अपने सुरक्षित जगह पे था। ये था साइबर वारफेयर। अरे एक और खबर सर, इसको आप कैसे लेते हैं बताइएगा मुझे। बॉर्डर पर इस अलर्ट के बीच सरकार का एक बड़ा फैसला, भारत में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, यानी आयुध निर्माण जो फैक्ट्रीज हैं, उनके सारे कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। भारत में कुल 12 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जो हथियार बनाती हैं और इनके सभी कर्मचारियों को यह आदेश जारी हो चुका है कि अगले 2 महीने तक उनकी सारी छुट्टियां, सारी लीव्स वो रद्द की जाती हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करके उन्हें तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भी कहा गया है और ऐसा ही आदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर को भी मिला है। 2 दिन से ज्यादा की जिसकी भी छुट्टी लगी हुई थी वो कैंसिल कर दी गई है और भारत सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो सेना को हथियारों की, गोला बारूद की कोई कमी ना रहे। सर कैसे देख रहे हैं खबर को? हाँ बिल्कुल, जब जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उसमें इन सबको वापस बुलाकर ये यकीन किया जा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो तकरीबन 200 से 250% आगे बढ़ जाए। अभी आप देखेंगे कि इन्हीं सब फैक्ट्रीज़ में 24 आवर्स की शिफ्ट शुरू हो जाएंगी और उसी के लिए मैन पावर पूरी की पूरी ज़रूरी है।
क्योंकि छुट्टी वाली मैन पावर भी जरूरी है, तभी आप 24 घंटे की शिफ्ट ये चला आप सकते जो हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है सर, मोटे तौर पर किस तरीके के हथियार बनाती हैं? ये सभी बनाती हैं, एमुनिशन बनाती हैं, सबसे बड़ी चीज़ है एमुनिशन बनाती हैं, और जितने भी लो टेक इंडिजिनस जितना भी हम हथियार बना रहे हैं वो सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रही है। गोला बारूद भी? गोला बारूद भी बना रही है, हथियार भी, गन्स हथियार बना रही है, जबलपुर और फैक्ट्री स्पेयर्स भी गन्स बना रही है, और स्पेयर्स स्पेयर्स बना भी रही है। बनाती है। यस। तो ये सब चीजें जो हैं ये लड़ाई के लिए जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है कि इससे ये हम दिखा रहे हैं, और ये समझ भी जाना चाहिए हमारे एडवर्सरीज को कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयारी है। और यही नहीं कि अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम कोई एक्शन लेंगे, उधर से अगर काउंटर एक्शन होता है उसको अगर हम एस्केलेशन में आगे जाते हैं तो हम 2-3 स्टेप के लिए तैयारी से पूरा जो है हमारा सर कोई एक तैयारी लक्ष्य पूरी दिया होगी। जाता होगा, एक कोई मतलब पैमाना होता होगा कि आपकी तैयारी इतने दिनों की होनी चाहिए, अगर ये बताया जा सकता है तो वॉर रिजर्व्स की कोई क्या नहीं, लेवल मैं होता है? दिन नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन पूरी प्लानिंग के मुताबिक और जो भी हमारे थ्रेट असेसमेंट्स हैं उसके मुताबिक एक लिमिट होती है कि इतने दिनों का होना चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए किसी भी देश के लिए, भारत के लिए लागू नहीं है, किसी भी देश के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं और वो इस्तेमाल नहीं होता तो वो खराब हो जाएगा, नुकसान है तो आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत कम होगा तो आप इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकते। तो एक लेवल निर्धारित किया जाता है और वो लेवल जो है उसके मुताबिक, और जब क्या होता है कि लड़ाई में कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो उसको जब बढ़ाते हैं तब उसको बोलते हैं हम सर्ज कैपेबिलिटी, आर्मी की लैंग्वेज में और डिफेंस की लैंग्वेज में। तो ये सर्ज कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उस समय प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। रशिया की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ रही, जो वेस्ट मैच नहीं कर पाया, कि रशिया ने अपना प्रोडक्शन 200% बढ़ा दिया और पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप पूरी जान लगाने के बाद भी वो अपना प्रोडक्शन डबल नहीं कर पाया। सर लाइटर वेन में मैं कहूंगा कि ये गोला बारूद ये डर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए हम नहीं बना रहे। अरे हम तो अंगोला भेज रहे हैं, हमें तो एक्सपोर्ट करना है, आप घबराओ मत। हमने अपनी प्रोडक्शन इसी बहाने बहानी, अभी मैंने कहा ना बहती गंगा में हाथ धोना है, बहुत कुछ करना है हमको। हमारे प्रधानमंत्री अमरावती जा रहे हैं, बेनिंजम पोर्ट जा रहे हैं, वो तो वेब्स की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक जो हमारी नॉर्म्स है, मैच्योर डेमोक्रेसी है, उसमें सब काम चल रहा है। सीसीएस की मीटिंग में सिलचर टू शिलोंग का रोड बन रहा है, आप देखो ना क्या अभी क्या अच्छा, बातें कर आपका रहे हैं। अंगोला आपको कहां से याद आ गया? अभी उनके राष्ट्रपति आए थे शायद। तो उसकी बात करो ना, मिलियन जो डॉलर्स दिया उनको हेड, क्यों भी किया वो था? बातें कर रहे हैं, उनको बेचने के लिए बातें बनाई जा रही है। देखिए, अब घबराओ मत, जबलपुर की फैक्ट्री में कुछ नहीं होने वाला। लास्ट हम जो कर रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, आप देखते रहो और आगे आगे होता क्या। सही समय, सही जगह और सही पकड़, आपको हमको सही जगह से ट्रीट करना है। जी सर, अभी आप जी सर। घबराओ मत। कर्नल साहब, 2 दिन पहले हमारे वो ट्रायल्स हो रहे थे एयरक्राफ्ट के गंगा एक्सप्रेसवे पर डालने के लिए। पाकिस्तान यूट्यूबर कॉल कर रहे हैं और मैसेज डाल रहे हैं, सर अब क्या अटैक हाईवे से होगा? भाई हमने अपना ट्रायल किया, पता नहीं तुमसे तो बातचीत। और एक बढ़िया बात देखिएगा, हमने तो देखा था लाइव कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, उन्हें सिर्फ राफेल दिखा और कुछ दिखाई नहीं कि सर राफेल अब आप वहां पर ठीक है सर। स्टेशन कर रहे हैं सरप्राइज के लिए। इमेजिन करिए उस कंट्री का हाल। कहते हैं ना सर, ये डर अच्छा है, अब होना डरो। चाहिए, होना चाहिए। ये डर अब खौफ में बढ़ना चाहिए बहुत- और ये खौफ दहशत में बननी चाहिए। कैप्टन श्याम कुमार, कर्नल साहब, जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बैल साहब बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में आए।